बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा दिल करता था कि मैं अपनी जान ले लूं या फिर अपने शोहर को जान से मार दूं। जो अजियत उसने मुझे दी थी, अब मैं पागल हो चुकी थी। मेरा शोहर मेरी समझ से बाहर था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, अगर ये बात मुझे पहले समझ आ जाती तो शायद आज मेरी ज़हनी हालत ऐसी ना होती। मुझसे पहली नजर की मोहब्बत का दावेदार, मेरा करोड़पति शोहर, मुझ पर लाखों खर्च करने वाला, घर में मुझसे जानवरों की तरह काम करवाता था और कहता था कि ये उसकी मोहब्बत है। ऐसी अनोखी मोहब्बत मैंने कहीं नहीं देखी थी। न सिर्फ काम बल्कि रोज एक नया फैंसी जोड़ा पहनाना, फिर उस जोड़े का घर से गायब हो जाना। ये सब कुछ मेरी समझ में तब आया जब मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी, सब कुछ खत्म हो चुका था। कौन कह सकता था कि बज़ाहिर ऐसा सुलझा हुआ नौजवान अंदर से इतना घटिया और अजीब सा होगा, जिसका मोहरा मैं बन चुकी और मुझे खबर भी ना हुई। इस करोड़ों की जायदाद के पीछे मुझ जैसी आम सी देहाती लड़की का हाथ होगा, ये बात मुझे खुद भी मालूम नहीं। मेरा नाम गुलनाज है और मेरी उम्र लगभग 18 साल के करीब है। मेरे घर में एक मैं और मेरे अम्मा अब्बा के अलावा मेरा एक छोटा भाई था। हम गांव के सादा से इंसान थे। अब्बा किसान था, हमारी अपनी जमीन थी जिस पर वो काश्तकारी करता और हमारा गुजर बसर हो जाता। मैंने कोई ख्वाब वगैरह नहीं देखने की आदत डाली, क्योंकि मैं वाकिफ थी कि हमारे ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। लेकिन मैं इस बात से बेखबर थी कि मेरी जिंदगी में वो होने वाला है जिसका मैंने ख्वाब देखना तो दूर कभी सोचा भी ना था। आम दिनों की तरह आज मैं भी जमीन से ताज़ा सब्जी लेने के लिए घर से निकली, जब एक तेज रफ्तार गाड़ी मेरे पास से गुजरी और धूल उड़ाती थोड़ी दूर जाकर रुक गई। मैं चुप करके आगे बढ़ गई थी जब एक नौजवान मेरे पास आया और उसे देखते ही मैंने फौरन अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढांप रखा था। लेकिन शायद वो देखने में कामयाब हो गया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ती, वो अचानक मेरे सामने आया और माजरत करने लगा कि उसकी तेज रफ्तार गाड़ी की वजह से मुझ पर धूल मट्टी उड़ी है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, साहब हम गांव वाले लोग हैं, हमारी रगों में खून के साथ ये मट्टी भी दौड़ती है, हमारा तो काम ही ऐसा है, आप फिक्र ना करो। मुझे बुरा नहीं लगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ती, एक बार फिर वो मेरी तरफ देखने लगा और फिर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए आगे निकल गया। मैं तो हैरान थी कि अजीब इंसान था, माफी मांगने आया था और मुझे ही शुक्रिया कहकर चला गया। खैर मैंने उसकी बातों पर ध्यान न दिया और जाकर सब्जी ली और फिर घर आ गई। लेकिन आते हुए आस पड़ोस के सभी लोग मुझे काफी हैरत से देख रहे थे। न जाने कौन सी खबर इनको मिल गई थी जिसको ये सब मिर्च मसाला लगाकर बयान करने वाले थे। मुझे क्यों इस तरह देख रहे थे? मैं इन्हीं सोचों में घर में दाखिल हुई तो घर का अजीब सा माहौल था। हर तरफ खामोशी ही छाई हुई। अम्मा अब्बा एक कोने में सर जोड़े बैठे हुए थे और ऐसा तब ही होता था जब उनको कोई बहुत अहम बातचीत करना होती। मैंने भाई की तरफ हैरानगी से देखकर वजह पूछना चाही तो उसने खामोशी का इजहार किया। मैं भी खामोशी से बावर्ची खाने में आते ही रात के खाने की तैयारी करने लगी। अब इन सब के दरमियान जो भी खिचड़ी पक रही थी वो तो सामने आ ही जानी थी। जैसे ही मैं काम से फारिग हुई, अम्मा ने इशारे से मुझे अपने कमरे में आने का कहा, जहां अब्बा पहले ही मौजूद थे। मुझे देखते ही अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर बाहर चले गए। मैं हैरान और परेशान अम्मा के बोलने का इंतजार करने लगी कि आखिर ऐसी भी कौन सी बात हो गई जो सुबह से सब लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। अम्मा क्या बात है? और फिर अम्मा कहने लगी, तेरी शादी की उम्र हो गई है। देख लाडो, जब तेरी उम्र से भी मेरी उम्र कम थी तब मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन तू माशाल्लाह से 18 साल की हो गई है। अल्लाह की करनी देख कि तेरी वजह से हम परेशान रहते थे कि ऐसा क्या हो गया और आज तो तेरी किस्मत ही खुल गई है। अम्मा जो बोले जा रही थी वो मेरी समझ से बाहर था। अम्मा क्यों पहेलियां बुझवा रही हो, बता भी दो वह क्या है। अम्मा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली कि तेरे लिए रिश्ता आया है। अम्मा लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? मैं अपने घर को छोड़कर इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती, इसलिए अम्मा को कह दिया, देख गुलनाज, अभी तू जानती नहीं कि ये रिश्ता किसका आया है, इसलिए ऐसा बोल रही है। लड़का बहुत अमीर है, शहर में रहता है, तेरे अब्बा के जिगरी दोस्त अनवर के जानने वाला है। उसने हमें लड़के की गारंटी दी है। इस लड़के को गांव की सादा सी लड़की से शादी करनी, वो भी कवारा। वो तो बस ऐसे ही आया हुआ था, लेकिन उसकी कहीं तुझ पर नजर पड़ गई तो तुझे पसंद कर लिया, इसलिए अनवर के साथ हमारे घर आ गया। देख तू हाँ कर दे, क्योंकि तेरे अब्बा और मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। अनवर ने हमें मुतमईन कर दिया है।
अम्मा तो खुशी से नहाल थी और फिर ना करने के बावजूद भी अगले रोज सादगी से मुझे इस शहरी बाबू के निकाह में दे दिया गया। निकाह के वक्त पता चला कि इसका नाम अदनान है। निकाह के साथ ही रुखसती भी कर दी गई। मेरे शौहर का कहना था कि उसे जहेज में कुछ नहीं चाहिए, अच्छी बीवी मिल गई है, इतना ही काफी है। मुझे उसकी बात पर जरा भी एतबार न आया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। क्यों? वो अगले रोज मुझे अपने साथ ले आया था, लेकिन ये क्या, उसका घर तो वाकई कोई महल ही लग रहा था। इतनी बड़ी कोठी थी, लेकिन वो तो मेरे शौहर ने मुझे घर देखने न दिया। उन्होंने कहा कि अब ये तुम्हारा ही घर है, आराम से देख लेना। मुझे कमरे में ले आया और बेड पर बिठाते ही मुझे इंतजार करने का कहा। थोड़ी देर बाद कमरे में आया तो उसके हाथ में एक नया जोड़ा था। उसके हाथ में एक दूध का गिलास भी था। उसने वो फैंसी जोड़ा मुझे पहनने के लिए दिया और दूध पीने का कहा। जब मैंने दूध पिया तो इसमें से बहुत तेज खुशबू आ रही। जब पिया तो किसी फ्रूट का जायका महसूस हुआ। खैर, मैंने सारा दूध पी लिया। उसके बाद अगली सुबह जब मैं उठी तो शौहर ने पहले ही एक नया सूट निकाल कर रखा था। मुझे कहा कि अपना जोड़ा तब्दील कर लो। मैंने खामोशी से जोड़ा लिया और पहनने चली गई। जब वापस आई तो शौहर ने नाश्ता बनाने का कहा। मैं कमरे से बाहर आ गई, लेकिन मैंने घर देखा ना था, इसलिए शौहर से बावर्ची खाने का पूछने दोबारा कमरे में आई। देखा तो वो कोई चीज एक शॉपर में डाल रहा था। मुझे देखते ही घबरा गया और जल्दी से शॉपर बिस्तर पर रखते हुए मेरे पास आया। क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें नाश्ता बनाने भेजा था। वो इतने प्यार से बोला कि मुझे समझ न आई कि कैसे पूछूं कि बावर्ची खाना कहाँ है। वो दरअसल मुझे पता नहीं है कुछ भी। आप ही ने कहा था कि कल घर दिखाऊंगा, इसलिए मैंने घबरा कर जल्दी से उसे जवाब दिया। वो नाराज ही ना हो जाए। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? आओ मैं दिखा देता हूँ। अब ये घर तुम्हारा ही तो है। फिर उसने मुझे पूरा घर दिखाया। घर वाकई बहुत खूबसूरत था। मैंने जल्दी से पराठे और अंडा बनाया, साथ में चाय बनाकर उनको बुलाने चली गई। वो मुझे देखते एकदम उठ खड़े हुए। फिर हमने नाश्ता किया। इस दौरान काफी बातें कर चुके थे। तभी उन्होंने बताया कि मैंने उस दिन जब अपना चेहरा छुपाया था, मगर उन्होंने मुझे देख लिया था और पसंद भी कर लिया था। मेरे शौहर काफी अच्छे साबित हुए। मेरे दिल में जितने भयानक खदशात इनको लेकर थे वो सब खत्म हो गए। वो रोज मेरे लिए नए नए कपड़े लाते, साथ में और भी चीजें लाते। जो जोड़ा मैं एक बार पहन लेती वो मुझे दोबारा नहीं मिलता। वो कहते हैं कि तुम बहुत खास हो, तुम्हारा साफ सुथरा रहना भी जरूरी है। मैं उनकी बातें और हरकतें देखकर मुस्कुराती रहती और खुद पर रश करने लगी कि कितना चाहने वाला शौहर मिला है। शाम को जब वो घर आए तो मुझे एक शॉपर में स्ट्रॉबेरी दी और साथ नया सूट भी पकड़ा दिया। आज पूरा दिन तुमने ये स्ट्रॉबेरी खानी है, इसे खत्म करोगी? ठीक है। ये तो बहुत सारी थी, मैं कैसे खा सकती थी, लेकिन फिर मैंने हाँ कर। थोड़ी थोड़ी देर बाद खाती रहूंगी तो खत्म हो जाएगी। लेकिन सूट देखकर मैं हैरान हुई। अभी ही तो नहा कर सूट पहनना है। कल ही तो आपने नया सूट ला कर दिया था। अभी जाओ जाकर ये सूट पहनो। वो कल वाला जोड़ा है, मैं जो कहूँ तुम बस वैसे ही किया करो। तुम रोज नया जोड़ा पहना करो, उन्होंने सख्ती से मुझे कहा था। मैं हैरान होती हुई वो जोड़ा लेकर तब्दील करने चली गई। जब बाहर आई तो शौहर ने पानी लाने को कहा। कमरे में पानी मौजूद था, लेकिन कहा कि बाहर से पानी लेकर आओ, ठंडा पानी पीना है मुझे। मैं खामोशी से चली गई, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि वो इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे थे। अगर एक सूट दोबारा पहन लिया तो क्या हो जाना था। पहले तो मैं 4-4 दिन एक सूट ही पहनती थी, अब क्या मसला है? क्या इनको मुझसे कोई बदबू आती है? ये कुछ और बात है। इन्हीं सोचों में मैं जल्दी से पानी लेकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, शौहर जल्दी से मेरा वही जोड़ा जो मैंने उतार कर रखा था उसे लपेटकर एक शॉपर में डाल रहा था। मैंने गिलास उनकी तरफ बढ़ाया तो उन्होंने एक घूंट पीकर पानी वहीं रख दिया और शॉपर को साइड पर करते हुए मुझे अपने पास बुला लिया। देखो बेगम, मुझे नहीं पसंद कि तुम 2-2 दिन तक एक ही जोड़ा पहनो। तुम्हें रोज नया सूट ला के दूंगा। मेरा भी गुस्सा जायज है और मैं कोई गलत काम करने का तो नहीं कह रहा हूँ। सफाई तो निस्फ ईमान है। अब चलो मेरी एक और बात सुनो। आज से बावर्ची खाने का सारा काम तुम खुद करोगी। अब तुम ही खाना बनाओगी। घर में हम सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन तुम्हें पता है मैं एक वक्त में 3 से 4 सालन पके हुए खाता हूँ। आज कौरमे के साथ तुम बिरयानी बना लेना और मीठे में खीर। शाम का खाना क्या बनाना है मैं आकर बताऊंगा। वो तो ये कहकर चले गए, लेकिन मैं परेशान हो गई। हम 2 ही तो थे, इतना खाना बनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन अब मैं इनकार कैसे कर सकती, इसलिए मैंने जल्दी से खाना बनाया। खाना बनाते बनाते मुझे 3 घंटे लग गए। मैं पसीने से शराबूर हो गई। मुझे शदीद गर्मी लग रही थी। अभी मैं नहाने का सोच ही रही थी कि मेरे शौहर आ गए। हमने साथ खाना खाया और वहीं बैठ के फिर उन्होंने मुझे रात का खाना बनाने को कहा, मगर अब मेरा इरादा नहाने का था। लेकिन इनके खाने की लिस्ट सुनकर खाना बनाने का सोचा। वो काफी खुश नजर आ रहे थे। कुर्सी लेकर मेरे पास ही बैठ के
मैं काम के साथ साथ बार बार स्ट्रॉबेरी भी खा रही थी। शौहर की नजरें मुझ पर थी। शाम के 6 बजे जब मैं फारिग हुई तो अब बर्दाश्त खत्म हो चुकी। मैं फौरन कमरे में आई ताकि नहा सकूं, लेकिन बेड पे नया सूट देखकर मैंने जल्दी से वो पकड़ा और नहाने चली गई। उस वक्त सोचने का वक्त ही नहीं था मेरे पास। हालत ही कुछ ऐसी हो गई थी। मैं बाहर आई तो शौहर भी नहाने चले गए। इसके बाद रात का खाना खाते ही हम सो गए। रात को अचानक कुछ खटके की आवाज से मेरी आंख खुली तो देखा मेरा शौहर मेरे वही कपड़े जो मैंने आज बदले थे उनको एक थैले में डालकर बेड के नीचे रख रहा था। अब मैं हैरानगी के साथ साथ परेशान भी रहने लगी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। जितना मैं इनको समझने लगती थी मतलब जरूर कोई राज था जो वो छुपा रहे थे, लेकिन पूछने की हिम्मत मुझ में भी नहीं थी। और वो मुझे अपने कामों में इतना उलझाए रखते थे कि मुझे होश ही नहीं रहता था। लेकिन एक अजीब बात जो इन 2 महीनों में मैंने नोट की थी कि एक बार भी उन्होंने मुझे गोश्त नहीं खाने दिया था। जब भी मैं बिरयानी बनाती तो मुझे सख्ती से गोश्त खाने से मना कर देते, जिसकी वजह से मुझे कुछ और खाना पड़ता। पता नहीं कैसे इनको मेरी एक एक हरकत का पता चल जाता था। लेकिन इस बात की तस्दीक भी उन्होंने खुद ही कर दी कि सारे घर में कैमरे लगे हुए हैं ताकि कोई चोरी वगैरह ना हो सके। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं उनसे किसी भी बात का इनकार कर दूं। वो तो सब देखते रहते होंगे। अब इनकी सख्तियों की वजह से अक्सर मेरे सर में दर्द रहने लगा। अब मैं शौहर को सर दर्द का बताया तो सारे काम छोड़कर वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मेरे इतने महंगे टेस्ट करवाए। मैंने मना भी किया लेकिन वो ना माने। डॉक्टर ने भी कहा कि इन टेस्टों की जरूरत नहीं है, लेकिन शौहर ने कहा कि तुम सभी टेस्ट करवा लो, मुझे तसल्ली हो जाएगी। मेरे सभी टेस्ट ठीक आए। उस दिन के बाद तो अगर मुझे सर में दर्द होता भी तो मैं शौहर को बताने की गलती ना कर, क्योंकि अब मैं जान गई थी कि वो छोटी सी छोटी चीज को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं। इस दौरान भी वो मुझे वर्जिश करवाते, कपड़े लाजमी तब्दील करवाते। ये आदत उन्होंने नहीं छोड़ी। हमारी शादी को 2 साल होने वाले थे। मेरा शौहर अब पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया। काम वो इतना नहीं करता था। दिन में 2-3 दफा सिर्फ ऑफिस के चक्कर लगाता था। पहले तो फिर भी दिन में 1 जोड़ा तब्दील करने का कहता, लेकिन अब दिन में 3-4 जोड़े मुझे बदलना पड़ता। मैं इस बात से तंग नहीं थी क्योंकि मुझे आजकल पसीना ही इतना आता था कि लगता था कि अभी मैं जाकर ना नहाई तो जिंदा नहीं बचूं। लेकिन अब मैं सोच कर ज़हनी मरीजा बन चुकी थी। मेरी दवाइयों का ढेर मेरे पास लगा होता जो कि मैं रोज खाती थी। ये तो तब से शुरू हुआ था जब से सर्दियां आई थी। मैं सारा दिन घर का काम करती रहती और पसीना पानी की तरह बहता रहता। एक ही बार नहाने का सोचकर जब नहाती तो शौहर आकर हीटर चालू करके मुझे एक कमरे में बंद कर देता। जब मैं गर्मी से बेहोश होने लगती तो कहता कपड़े बदल लो, पसीने की बदबू आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं था, जब जब कपड़े तब्दील करती तब तक वो कोई ना कोई फल लेकर आता। कभी अंगूर, कभी आड़ू, कभी अमरूद तो कभी अनार। लोग इन सब चीजों के लिए तरसते हैं और मैं ये सब खा खा कर ज़हनी मरीजा बन गई। अब मैं सोचती थी इससे तो अच्छा मेरा गाँव था। वहाँ मौजूद मिट्टी का मकान अच्छा था जहाँ काम करने के बाद ठंडी हवा सुकून देती थी, और यहाँ तो सर्दियों में भी गर्मियों का समा रहता है। मेरी तो अब बस हो चुकी थी। मुझे रोज कमरे में बंद करके हीटर चला दिया जाता। अब मैंने सोच लिया कि शौहर की कोई बात नहीं मानूंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द दम घुटने से मैं मर जाऊंगी। आज मैं कमरे में बंद हुई तो जानबूझकर हीटर खराब कर दिया, मगर मेरा शौहर उसी दिन नया हीटर ले आया। अब मैंने एक तरकीब सोची। जैसे ही मेरा शौहर काम पर गया, मैंने बाजार जाकर एक कैमरे वाले आदमी को पकड़ लाई और उसे पैसे देकर घर के सारे कैमरे खराब करवा दी। शौहर को पता भी ना चला क्योंकि अब उनको यकीन था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन मुझे वो राज जानना था जिसकी वजह से मेरी हालत मरने वाली हुए जा रही थी और मेरा शौहर मुझे मरने भी ना देता। अगले रोज मैंने अपने मैले कपड़ों की जगह दूसरे कपड़े रख दिए। शौहर वो सूट लेकर रात को ही घर से निकल गया। मैंने उसका पीछा किया तो वो एक फैक्ट्री में दाखिल हुआ। वहाँ जाते ही मेरा सूट एक बड़ी सी मशीन में डाल दिया। उसके बाद न जाने और क्या डाला था मैं नहीं जानती। खैर थोड़ी देर बाद वहाँ से एक महलूल तैयार हुआ जो बहुत सी बोतलों में मशीन के जरिए डाल दिया गया। जब मैंने एक शीशी उठाकर सूंघी तो इसमें से एक खुशबू आ रही थी। अब मुझे मामला कुछ समझ आ रहा था। मैं एकदम से अपने शौहर के सामने चली गई। वो मुझे देखते ही घबरा गया, डांट कर वहाँ से भेजना चाहता था क्योंकि वहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। लेकिन मैं ना गई। उसे सच बताने का कहा, वरना उसे धमकी दी कि मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी या फिर अपनी जान ले लूंगी। ये सुनते ही शौहर परेशान हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। देखो बेगम, तुम मुझे छोड़कर ना जाना और मरने का सोचना भी मत। मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ, तुम मेरे साथ अंदर कमरे में आओ। मेरे शौहर ने गड़गड़ाते हुए मुझसे दरख्वास्त की, लेकिन मैं ना मानी, बिल्कुल भी नहीं।
यहाँ सबके सामने बात होगी, वरना मैं अभी तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ। तब मेरे शौहर ने नादिम होकर बोलना शुरू किया, सच तो ये है कि मैं तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। मैं अभी बहुत पैसा कमाना चाहता था। फिर मुझे इत्तेफाक से तुम मिली। तुमसे मुझे एक अजीब सी खुशबू आई। हालांकि वो गर्मियों के दिन थे और तुम्हारे बदन में से पसीना आ रहा था। मैं उस वक्त एक परफ्यूम की फैक्ट्री में काम करता था, मगर तुम्हारे पसीने में कुदरती ऐसी खुशबू थी जिसमें कुछ मिलाकर एक परफ्यूम तैयार किया जा सकता था। तभी मैंने फैसला किया कि तुमसे शादी ही करूंगा। फिर मैंने इस पर अमल किया। मैं रोज तुम्हें नए कपड़े पहनने को देता ताकि तुम्हें पसीना आए और उसके साथ तेज खुशबू वाले फल भी ला कर देता। मैं खुश था कि मेरा तजर्बा कामयाब हुआ है और फिर इस तजर्बे से जो परफ्यूम बना था वो न सिर्फ यहाँ बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मकबूल हुआ, जिसकी वजह से मुझे काफी कामयाबी मिली और एक परफ्यूम की फैक्ट्री का मैं मालिक बन गया था। फिर सर्दी आ गई तो मेरे जहन में हीटर का ख्याल आया। जब सर्दी लगती तो मैं जानबूझकर तुम्हें कमरे में बंद कर देता ताकि मेरा फायदा हो, और मैं बहुत खुश था। इससे तुम बीमार हुई तो मैं परेशान हो गया कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा सारा बिजनेस डूब जाएगा। मैं खुद औलाद नहीं चाहता था। अगर बच्चा हो जाता तो तुम मसरूफ हो जाती और मैं तुमसे काम ना करवा पाता। क्या बता बच्चे की बात पसीने की खुशबू बदबू में बदल जाती। इसलिए मैं तुम्हें जूस में हमल ना होने की दवा मिलाकर खिलाता रहता। और देखो आज हम बहुत अमीर हो गए हैं। अब हम दोनों मिलकर ऐश करेंगे। अपने शौहर की बातें सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने तो उस वक्त तो उसकी बात मान ली, मगर बड़ी चालाकी से मैंने पुलिस को बुलवा लिया और एक अच्छी भली लड़की को शादी के बाद नफसियाती बनाने और कारोबार की लालच में उसे बच्चा रोकने की दवा खिलाने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दिया और खुला का नोटिस भी दे दिया। इस सब का मैंने अपने माँ बाप को ही कसूरवार कहा था, क्योंकि उन्होंने उस वक्त 5 लाख लेकर मेरी शादी इस आदमी से की थी और ये बात मुझे अब पता चली। अदालत के जरिए मैंने खुला ले ली थी। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसने मुझे बहुत तकलीफ दी थी। मेरे शौहर ने मेरी वजह से जितनी भी रकम कमाई थी अदालत के जरिए वो सब मुझे मिल गई। मेरा शौहर ये सदमा बर्दाश्त न कर सका और वो जेल में ही हार्ट अटैक आने की वजह से फौत हो गया। आज मैं आजादी से अपनी जिंदगी गुजार रही और अभी मेरा दूसरी शादी करने का भी कोई इरादा नहीं है।